नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ कंप्लीट हिस्ट्री। और कंप्लीट हिस्ट्री में भी आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं मराठा साम्राज्य के बारे में, जिसमें हमने थोड़ा पहले अपनी क्लास में पढ़ लिया है, पिछली क्लास में, और थोड़ा आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का सुविचार क्या कहता है कि तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है जो अपना रास्ता भीड़ से अलग बनाकर चलता है। क्योंकि अगर आप किसी परीक्षा में असफल होते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब जीवन का अंत नहीं है। अगर आप किसी परीक्षा में असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब जीवन का अंत नहीं है। इसका आपको सीधा सा मतलब मैं ये बता देती हूँ कि आपको अपनी पिछली बार की तुलना में थोड़ा अधिक प्रयास करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों असफलता मिलनी भी जरूरी है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, हमें कहाँ और प्रयास करना है अपने जीवन में। और असफलता, हमें दुख तो होता है असफलता मिलने के टाइम पे, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा के चली जाती है हमारी असफलताएं। तो ये एक तरह से हमारा अनुभव ही होता है। लेकिन असफलता मिलने के बाद अगर आप पीछे हट गए तो वो आपकी सबसे बड़ी असफलता होगी। अपनी असफलता से आपने कुछ सीखा और उसे सीखकर आप आगे बढ़े तो वो आपकी सफलता का पहला कदम होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शिवाजी महाराज के बारे में हमने पढ़ा था कि कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे उनकी औरंगजेब से संधि हुई, फिर कैसे वह विद्रोह करने लगे, इस सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज देखते हैं शिवाजी महाराज का प्रशासन। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम जो है दोस्तों वो क्या है? अष्टप्रधान। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान है, लेकिन यह जो अष्टप्रधान है दोस्तों, यह वंशानुगत नहीं था। मतलब क्या है इसका कि जो मराठा शासक हैं वो जिसे चाहते थे मंत्रिमंडल में नियुक्त कर सकते थे। ठीक है, तो यह जो शिवाजी महाराज का मंत्रिमंडल था यह वंशानुगत नहीं था। तो मतलब उनकी योग्यताएं देखते थे, उनका अनुभव देखते थे, कितना ये अच्छे से कार्य कर सकते हैं, तभी उन्हें नियुक्त करते थे। ठीक है, अब अष्टप्रधान में जो मुख्य होते थे वो थे पेशवा, और पेशवा को क्या कहते थे? प्रधानमंत्री कहते थे। फिर प्रधानमंत्री क्या कार्य करते थे? तो ये राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करते थे। ठीक है, जो पेशवा होते थे वो एक प्रकार से प्रधानमंत्री होते थे और राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख यही करते थे। इसके बाद कौन आते हैं? सर-ए नौबत। अब ये कौन सा पद होता है सर-ए नौबत? तो सर-ए नौबत जो है एक सेनापति का पद होता है। सेनापति सैन्य का प्रधान होता है। ठीक है, तो सर-ए नौबत सेनापति का पद है और सेनापति सैन्य का प्रधान है। ठीक है, फिर आते हैं अमात्य, जो राजस्व मंत्री होते थे, जो आय का और व्यय का लेखा जोखा देखते थे, आय व्यय देखते थे। ठीक है, ये इसके बाद है वाक्यान्वीस। वाक्यान्वीस जो है दोस्तों ये सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों के अध्यक्ष होते थे। वाक्यान्वीस किसके? सूचना के, गुप्तचर के, संधि विग्रह के विभागों के ये अध्यक्ष होते थे। फिर चिटनिस, ये राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखते थे, चिटनिस जो होते थे। फिर आते थे सुमंत। सुमंत कौन होते थे? विदेश मंत्री होते थे। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। तो सुमंत कौन होते थे? विदेश मंत्री होते थे। और पंडित राव जो होते थे धार्मिक कार्यों के लिए तिथि देखते थे। जैसे तिथि आज भी देखी जाती है ना कि कौन सी तिथि में ये कार्य करना शुभ होगा, कौन सी तिथि में ये कार्य करना शुभ होगा, तो वैसे ही इसमें पंडित राव भी करते थे। ठीक है, फिर आते हैं न्यायाधीश, ये न्याय विभाग के प्रधान। ये तो साफ साफ पता चल रहा है। ठीक है, अब प्रशासन में क्या है इनके शिवाजी महाराज के? तो शिवाजी की जो सेना होती थी वो 3 भागों में बटी हुई होती थी। पहली होती थी पागा सेना। पागा सेना में क्या होते थे? नियमित घुड़सवार होते थे, घुड़सवार सैनिक होते थे पागा सेना में। उसके बाद सिलहदार होते थे।
अब सिलेदार में अस्थाई घुड़सवार होते थे, मतलब ये स्थायी नहीं होते थे, जब जरूरत होती थी तभी इन घुड़सवार सैनिकों को बुलाया जाता था, तो ये अस्थाई घुड़सवार थे। पैदल, ये पैदल सैनिक होते थे। अब शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी दोस्तों, तो आपको पता चला ना इसमें जो सैनिक होते थे वो किस किस तरह के होते थे। शिवाजी की जो सेना होती थी वो 3 भागों में थी। पहली पागा सेना, फिर सिलहदार, कौन सी होती थी, सिलहदार होती थी, और तीसरी होती थी पैदल। अब शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी दोस्तों, वो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, और रस्सी के द्वारा पहले माप की जाती थी, रस्सी से नापा जाता था, तो अब रस्सी के स्थान पर क्या करा गया, काठी एवं मानक डंडी का प्रयोग शुरू किया गया। शिवाजी के समय जो है कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, लेकिन यह बढ़कर अब कितना वसूला जाने लगा, 40%। पहले 33% वसूला जाता था शिवाजी के समय, जो उपज का 33 भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर अब कितना हो गया था, 40% हो गया था। ठीक है, फिर चौथ एवं सरदेशमुखी कर भी शिवाजी के द्वारा लगाए गए। अब चौथ और सरदेशमुखी क्या होते थे, तो चौथ और सरदेशमुखी होते थे दोस्तों, जो चौथ होते थे वो चौथ एक कर था जो उन जमीनों पर लगाया जाता था जिन पर मराठा वंशानुगत अधिकार का दावा करते थे। तो उन जमीनों पर लगता था जिन पर जो मराठा थे वो अपना वंशानुगत अधिकार समझते थे। सरदेशमुखी कौन होते थे, जो भूमि राजस्व का एक रूप था। सरदेशमुखी जिसे मराठा आक्रमण से बचने के लिए उन्हें भुगतान किया जाता था, मतलब ये आक्रमण ना करें इसलिए उनको पहले ही भुगतान कर दिया जाता था। तो ये थी दोस्तों हमारी आज छोटी सी क्लास, और छोटी सी क्लास है लेकिन ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और सभी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। शिवाजी के बारे में आपको सब पता होना चाहिए कि अष्टप्रधान में कौन कौन होते थे, अमात्य कौन होते थे, प्रधानमंत्री ये पेशवा कौन होते थे, ठीक है सर, ये नौबत कौन होते थे, वाक्यान्वीस कौन होते थे, चिटनिस कौन होते थे, सुमंत विदेश मंत्री, न्यायाधीश, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर सेना 3 भागों में बटी हुई थी, पागा सेना, सिलहदार, पैदल सैनिक, ठीक है। चौथ एवं सरदेशमुखी क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको अच्छी लगी हो मेरी क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।